हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने फर्स्ट चैप्टर लिया था कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। उसका हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया और उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और उसके ब्लॉक डायग्राम वगैरह पढ़ा था। और अब जो चैप्टर अपना फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर 3 है और उसमें पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें यानी इसमें कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन कि कंप्यूटर में कितनी जनरेशन थी और उन जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर को डेवलप किया गया और सबसे पहला कैलकुलेशन कौन सा था, यानी कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा कंप्यूटर डेवलप किया गया, ये सब अपन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में। तो देखो लिखा हुआ है कि फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेस computing device have involved in relatively short span of time। यानी जो सरल कैलकुलेटर से एक आधुनिक दिन की शक्तिशाली डेटा प्रोसेसर तक एक कंप्यूटर डिवाइस अपेक्षाकृत कम अवधि में विकसित हुआ है। अब बात करें पहले क्या होता था कि पहले जब कोई अगर डिवाइस जैसे डेवलप किया गया तो उसमें समय ज़्यादा लगा। अब आज की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी जैसे डेवलप करना है, जैसे कोई भी कंप्यूटर करना है या कुछ भी और सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें समय कम लग जाता है। अब समय कम लगने का कारण ये है कि हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी क्षमता हमारे पास ज़्यादा है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो समय लग रहा है वो समय हमारे पास अब प्रेजेंट टाइम में कम समय में बहुत अधिक मात्रा में डिवाइस को अपन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उसको फिलहाल जब तक अभी जब समझा रहा हो तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप इसको आराम से लिख देना। जब आपको टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए तब आप इसको आराम से लिख देना। फिलहाल समझो कि यानी पहले के टाइम में क्या होता था कि जब भी कोई अगर जैसे कंप्यूटर संबंधित कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर संबंधित जैसे कोई भी अगर आपको डेवलप करना था तो उसके लिए आपको समय अधिक लगता था, क्यों, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी थी नहीं। आज प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आए, आधुनिक जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है और उसकी वजह से हमें कुछ कम समय में अधिक डिवाइस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर में सबसे पहले आता है 500 BC अबेकस। यानी सबसे पहले अगर इवोल्यूशन कंप्यूटर में बात करें तो सबसे पहले अबेकस आया, ठीक है। तो अबेकस में को मतलब क्या हुआ कि अबेकस गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। सिर्फ सरल गणना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सरल गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। और सरल गणना होती थी जैसे मान लो ये अबेकस एक तौर पे यहाँ देखा, इस तरफ देखते हैं अपन, अबेकस एक डायग्राम बनाते नॉर्मल सा, ठीक है। इस प्रकार से होते थे इसकी लाइनें और इसमें क्या होती थी, मोती बिंदु होते थे, मोती, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये पूरे इस प्रकार से इसमें मोती होते थे और इसके माध्यम से हम कैलकुलेशन करते थे, किसकी, पुराने समय में, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते थे। अब इसमें सिर्फ दो प्रकार की कैलकुलेशन होती थी, वो होती थी एक तो एडिशन और एक होती थी सबट्रैक्शन, यानी जोड़ना और घटाना। ये दो काम है वो अबेकस के माध्यम से, यानी जिसे अपन कह सकते हैं सरल कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेशन करते थे, सरल कैलकुलेशन। अब अबेकस से पहले भी, अब अबेकस तो बाद में निकला है, लेकिन अबेकस से पहले लोग किस प्रकार से कैलकुलेशन करते थे, तो इसलिए उससे अबेकस से पहले जो कैलकुलेशन करते थे उसका उस टाइम प्रयोग करते थे स्टोन, यानी पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक है। यानी पत्थर या फिर लकड़ी से इनका प्रयोग करके लोग इनकी कैलकुलेशन करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तब जाके हमारे पास एक यांत्रिक डिवाइस आ गया जिसे हमें कैलकुलेशन करना इजी हो गया। चलो ठीक है, तो अब जो एक डिवाइस आया है उसका नाम है अबेकस और वो है 500 BC अबेकस। यानी कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबेकस ऑलमोस्ट 3000 years ago। इट वाज ए मैकेनिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशंस ओनली। यानी इसमें क्या होता था कि ये सिर्फ ओनली फॉर एक अंक गणितीय गणना करने के लिए सक्षम था। अंक गणितीय गणना में मैंने आपको बता दिया सिंपल गणना, जैसे सरल गणना, जैसे जोड़ना या घटाना अगर कैलकुलेशन करनी हो तो उस समय अपन अबेकस का उपयोग करते हैं, ठीक है।
अब ये जो अबेकस आया है वो कब आया, तो इसको बात करें तो कंप्यूटर को लगभग 3000 साल पहले अबेकस के आविष्कार के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है। यानी अगर बात करें तो ये कब बताएं उसका ठहरा है, 3000 साल पहले अबेकस के आविष्कार के लिए ठहरा गया। ये एक यांत्रिक उपकरण था जो केवल सरल अंक गणितीय गणना करने में सक्षम था। कैसी गणना करता था, बिल्कुल इजी गणना, यानी कैसी, जैसे जोड़ना घटाना हो, दो संख्याओं को आपस में जोड़ो, दो संख्याओं को आपस में घटाओ, तो उस समय जो बिल्कुल आसान इजी जो गणना करनी थी या इजी जो सिंपल कैलकुलेशन करनी थी उसके लिए अपन अबेकस का उपयोग किया। ठीक है, अब अबेकस के जो बाद दूसरा आया उसका नाम था पास्कल लाइन, पास्कल लाइन, और ये कब निकला, 1642 यानी 1642 में पास्कल लाइन आया। और ये जो पास्कल लाइन का जो वैज्ञानिक था उसका नाम था ब्लाइज पास्कल, यानी इसने इस मशीन को इन्वेंटेड किया था। इन्वेंटेड यानी इसको इसने क्या कर दिया, इसकी खोज की थी, यानी इसने डेवलप किया था इस मशीन को। ठीक है, तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर नाउन एज पास्कल कैलकुलेटर, यानी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे अपन पास्कल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते थे, और या फिर इसको और दूसरा नाम था वो था पास्कल लाइन। टू डू एडिशन सब्ट्रैक्शन up to number directly and multiplication and division through repeated addition and subtraction। यानी ये कह रहा है कि जो पास्कल था उस कैलकुलेटर में अपन पास्कल लाइन के माध्यम से एडिशन भी कर सकते थे, यानी उसको जोड़ सकते थे, जोड़ने के साथ साथ उसका सब्ट्रैक्शन यानी संख्या को घटा सकते थे, और दो नंबर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई या फिर आप डायरेक्टली इसको डिवीजन भी कर सकते थे, और साथ में रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी उस एक ही क्रिया को या एक ही प्रक्रिया को दोहराना। जैसे कैसे कि भाई एक बार एडिशन किया तो वापस एडिशन कर दो आप, यानी वापस जोड़ दो, वापस उसमें से संख्या को घटा दो, यानी ये इसमें पास्कल लाइन में था। तो देखो पास्कल एक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया, पास्कल ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे पास्कलिन या पास्कल कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है। यानी कैसा कैलकुलेटर था, एक यांत्रिक था। ठीक है, जिसे पास्कलिन या पास्कल कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है। अब ये कह रहा है कि इसके अलावा दो संख्याओं को सीधा जोड़ना और घटाना और बार बार जोड़ना और घटाना, यानी या तो संख्याओं को आप सीधा जोड़ दीजिए, डायरेक्टली इसको जोड़ेंगे, या फिर इसको घटाना और बार बार उसे जोड़ना और बार बार उसे घटाना, यानी वापस रिपीट का कार्य करेंगे। तो ये हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के दो पार्ट पढ़े, जिनमें से सबसे पहला बार था अबेकस, जो कब था 500 BC। अबेकस में बात करें यानी कब का था 500 BC अबेकस। ठीक है, अब जो सेकंड आ था वो था 1642 पास्कल लाइन। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से और कंप्यूटर है। तो आगे की बात करें तो फिर 1834, नोट करते रहना, ये अभी नहीं, जब टाइम मिले उस टाइम, ठीक है ना, आपको दे दिया जाएगा टाइम के, अब आप उसको नोट डाउन करना, अभी फिलहाल समझो। अब जो 1834 में था वो एनालिटिक इंजन था। एनालिटिक इंजन था, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, फिर 1890 में ट्यूबलेटिंग मशीन आई। ठीक है, और उस समय ये जब 1890 में ट्यूबलेटिंग मशीन आई, इसी समय अपने पंच कार्ड का उपयोग किया गया। ठीक है, जिसका आविष्कार है हरमन हॉलरिथ ने किया था। किसने किया था? हरमन हॉलरिथ। और ये चार्ल्स बेबेज ने, किसका? एनालिटिक इंजन। कब? 1834 में, 1890 में ट्यूबलेटिंग मशीन, और 1937 में यानी 1937 में ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग मशीन का उद्देश्य था कि इसका उपयोग अपन प्रोग्राम मशीन के लिए करेंगे। इसका उपयोग सामान्य तौर पर इसका उपयोग इसलिए करेंगे प्रोग्राम मशीन के लिए, यानी इसका जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है, इसका सामान्य यूज था। कब? 1937। अब आता है 1945 यानी 1945 के अंदर फर्स्ट जनरेशन था, और जो फर्स्ट जनरेशन था उस जनरेशन में दो कंप्यूटर को डेवलप किए, एक तो एडवेक, एक एनिएक। और ये डेवलप किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये इसका वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, किसका? एडवेक और एनिएक कंप्यूटर का। अब एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है ना, तो इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। अब बात करते हैं कब की बात? 1945। देखो 1937 में एनालिटिक इंजन, फिर 1837 में एनालिटिक इंजन,
फिर 1890 में ट्यूबलेटिंग मशीन, फिर 1937 में ट्यूरिंग मशीन, फिर 1945 के अंदर एडवेक और एनिएक कंप्यूटर, और फिर ये कब आया फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अगर बात करें कंप्यूटर की जनरेशन की तो 5 टाइप की है, उसमें से ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप ये आ गए, ठीक है। अब उसके बाद 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर लाए गए, ये आए सेकेंड पीढ़ी के अंदर, यानी सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन किसकी, ट्रांजिस्टर की, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर था अपने वैक्यूम ट्यूब, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर अपने आगे ट्रांजिस्टर। ये क्या कर दिया, 18,000 वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के लगे हुए थे, उसमें अपने क्या कर दिया, उसको बदल दिया और बदल के अपने यहाँ पर लागे ट्रांजिस्टर। तो ये कब आया, 1947 या 1947, यानी वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर, यानी वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा बदल दिया गया, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब ये बात थी 1947। अब उसके बाद 1947 के बाद आता है 1970 यानी 1970 यानी 1970, और 1970 की बात करें तो ये था थर्ड जनरेशन। कब की बात है, थर्ड जनरेशन। यानी थर्ड जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लाया, ये था सेकंड जनरेशन में, और यही फर्स्ट जनरेशन के अंदर एडवेक और एनिएक कंप्यूटर थे। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या क्या, जहाँ ट्रांजिस्टर थे उसकी जगह अपने इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिए, जिसका नाम है एकीकृत परिपथ, जिसका नाम कहेंगे अपन हिंदी में बात करें तो एकीकृत परिपथ, ठीक है। ये हमने 1970 की बात है, यानी 1970 में। अब 1970 की बात करें तो इसके अंदर फिर वापस थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ जनरेशन आई, और फोर्थ जनरेशन में लाया गया लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अलाउड इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बड़े पैमाने पर एकीकरण ने माइक्रो प्रोसेसर नामक एकल चिप पर पूर्ण सीपीयू के एकीकरण की अनुमति दी। यानी वहाँ पर क्या करता, पहले माइक्रो प्रोसेसर था, उसकी जगह एक छोटी सी चिप डेवलप किया गया, यानी जो बड़ा पैमाना लगता था, कौन सा, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी लगती थी थर्ड जनरेशन के अंदर, उसकी जगह क्या कर दिया, फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसकी जगह क्या कर दिया, उन्होंने एक छोटी सी चिप को डेवलप किया और इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह उस चिप का उपयोग किया, जिसको अपन कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये फोर्थ जनरेशन के अंदर डेवलप की गई माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बड़े पैमाने पर एकीकरण ने माइक्रो प्रोसेसर नामक एक एकल चिप पर पूर्ण सीपीयू के एकीकरण की अनुमति दे दी, ठीक है। और फिर आता है 1980, ये भी फोर्थ जनरेशन में, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी फोर्थ जनरेशन के अंदर ही डेवलप किया गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ऊपर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से इसको आप बाद में लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसके बाद ये वाला टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको आराम से आप लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं 1981। अब बात करते हैं 1981, और 1981 के अंदर 1981 की बात करें तो उसके अंदर था IBM, और IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करवाया इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम द होम यूजर, यानी होम यूजर के लिए, यानी जो घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए उसने पहला एक कंप्यूटर निकाला, और उसका नाम था पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। क्या था, पीसी, ये लिखा हुआ ना, पर्सनल कंप्यूटर। यानी इन्हें IBM कंपनी ने एक कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया, किसके लिए, होम उपयोगकर्ताओं के लिए, यानी घर बैठे उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें IBM कंपनी ने एक कंप्यूटर पेश किया, और उसका नाम था पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर। ये कब डेवलप किया, 1981। अब बात करें 1984 के अंदर, तो एप्पल कंपनी ने एक मैकिन्टॉश मशीन पेश की, ठीक है। कब, 1984 के अंदर, तो एप्पल इंट्रोड्यूस मैकिन्टॉश मशीन, एप्पल ने मैकिन्टॉश मशीन को पेश की, ठीक है। फिर उसके बाद, अब ये तो थी अपने जनरेशन की बात, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब का,
सेकेंड जनरेशन के अंदर प्रयोग किया ट्रांजिस्टर का, फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI का प्रयोग किया गया, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर करें तो फिर आर्टिफिशियल का उपयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया, जिसके अंदर रोबोट जैसे डेवलप करने लगे। यानी जो भी काम किया जाएगा फिफ्थ जनरेशन के अंदर वो सारा का सारा जो काम है वो कैसे किए जाएंगे, रोबोट द्वारा यानी मशीनों के द्वारा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे ये फिफ्थ जनरेशन हुई, अब देखो इन जनरेशन में जब जब हमने कंप्यूटर को डेवलप किया उस समय हमारा समय थोड़ा बहुत ज़्यादा अधिक लगा, लेकिन आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, और टेक्नोलॉजी में हमने क्या कर दिया कि छोटी से छोटी चीज़ को डेवलप किया। जैसे एग्जांपल तौर पे देखा, देखो स्मार्ट वॉच आ गई। स्मार्ट वॉच आई, पहले क्या था हमारे पास ही स्मार्ट वॉच नहीं थी, अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ईयरफोन है जिसे अपन हेडफोन कहते हैं, जो ब्लूटूथ के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं अपन। पहले तो क्या है कि अब वायरलेस आ गया, पहले हमारे सब जितने भी ईयरफोन थे सब वायर वाले थे, ये सब क्या है वायरलेस आ गए। तो मतलब ये आया कैसे, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो जैसे समय बढ़ता गया उसके साथ हमारे अंदर टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो फिर हमने अलग अलग प्रकार के डिवाइस या विभिन्न टाइप की जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस है उन सभी का हमने डेवलप किया। तो देखो द नेक्स्ट वेव of computing device includes the wearable gadget such as smartwatch, lenses, headband, headphone, etc. Further, smart appliances are becoming a part of Internet of Things by leveraging the power of artificial intelligence. यानी ये जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का लाभ उठाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब फिफ्थ जनरेशन की बात है, यानी इसका जो हमने फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा हुआ था उस प्रोसेसर का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस था इसी का लाभ उठाकर हमने कई प्रकार के शक्तिशाली डिवाइस का डेवलप किया। ठीक है, तो देखो कंप्यूटिंग डिवाइस की अगली लेयर में पहनने योग्य गैजेट जैसे स्मार्ट घड़ी, लेंस, हेडबैंड, हेडफोन आदि शामिल है। आगे स्मार्ट उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का लाभ उठाकर इंटरनेट ऑफ थिंग का हिस्सा बन रहे हैं, और ये किसका हिस्सा बने, इंटरनेट ऑफ थिंग का। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो डिवाइस क्या हुआ, धीरे धीरे उन डिवाइसों को भी हमने डेवलप करते गए, और ये जो डिवाइस हमने डेवलप किए वो कैसे थे, सब अलग प्रकार के, यानी स्मार्ट वॉच का उपयोग किया हमने, फिर उसके बाद हैंड बैंड का उपयोग किया हमने। ठीक है, ये हेडफोन का उपयोग किया, तो हेडफोन कैसे, पहले हमारे पास वायर वाले हेडफोन थे, अब प्रेजेंट टाइम में देखो वायरलेस हेडफोन आ गए, और अब भी उस वायरलेस से भी एक अलग प्रकार के आ गए, आईपैड वाले ब्लूटूथ आ गए। ठीक है नहीं, तो मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे हमने अपने जो कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिवाइस थे उन डिवाइसों को हमने डेवलप करते गए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर था हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी ये जो टॉपिक था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का जो कंप्यूटर सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम में था, वो टॉपिक हमारा हो गया खत्म। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया। अब इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरी। ठीक है, और जो किसकी मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, क्योंकि हमने देखो आपको पता हो तो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पढ़े थे हमने, आपको पता हो तो क्या चीज पढ़ी थी, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। और उस मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, एक तो ALU, CU और MU, 3 कंपोनेंट्स थे हमारे अंदर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये 3 हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। उनमें से 2 कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके। ठीक है, जो पार्ट नंबर 2 में था। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था MU मेमोरी यूनिट है वो हम अलग से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे कि ये थोड़ा हमारा बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है इसका। ठीक है, तो अब जो हमारा स्टार्ट करने वाला है वो है कंप्यूटर की मेमोरी।
अब बात करें कंप्यूटर की मेमोरी उपयोग किस लिए आती है कंप्यूटर में। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर मेमोरी उपयोग किस लिए आती है उस बात करें। तो देखो बेटा, आपको भी पता है और सबको पता है, जैसे हमारे पास एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के अंदर हमें दो चीज़ मिलती है, एक मिलती है रैम और एक मिलती है रोम। मिलती है ना, किस लिए होती है? संग्रहण करने के लिए, यानी डाटाओं को स्टोर करने के लिए अपन रैम और रोम का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी कई प्रकार के जो निर्देश इंस्ट्रक्शन होते हैं या जो डाटा होते हैं, उन डाटाओं को स्टोर करने के लिए या फिर उन डाटाओं को सेव करने के लिए हम मेमोरी का उपयोग करते हैं। और मेमोरी में क्या होता है, डाटा को स्टोर किया जाता है या फिर उन डाटाओं को संग्रहित करते हैं। और संग्रहित करने के लिए हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना मेमोरी के हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। तो ए कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। सीधी सी बात है, यानी इसकी आवश्यकता कब पड़ी है कि जब हमें किसी भी प्रकार के डाटा या निर्देश को अगर संग्रहित करना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होगी। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो प्रसंस्करण के लिए डाटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की इकाइयाँ। अब मेमोरी की इकाइयाँ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, आप यहाँ समझ लीजिए पहले एक बार सिंपल सा, कि जैसे एक अक्षर लिखा है, ये क्या है, जैसे ए लिखा है, ये क्या एक अक्षर है। अब ये जो एक अक्षर है, वन अक्षर बराबर एक बिट, ठीक है ना। तो यानी ये जो मैंने एक लिखा है तो इसकी साइज कंप्यूटर के अंदर क्या बता रहा है, एक बिट। ठीक है, इस प्रकार से ये बता रहा है कि जब 4 बिट होंगे यानी 4 बिट, यानी इसी प्रकार से अगर जैसे ALWA यानी ये 4 बिट हो गए। अब कितने अक्षर है, 1 2 3 4 यानी 4 है, तो ये कितने 4 बिट। अब ये कह रहा है ये जो 4 बिट है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 निबल के इक्वल। ठीक है, तो इक्वल टू 1 निबल। अब इसी प्रकार के कह रहा है कि जब ये 1 निबल है, अब ये 1 निबल कितने में बन रहा है, 4 में, तो अगर इसके अंदर 4 और जोड़ देंगे निबल तो कितने होंगे, 8 बिट हो जाएंगे। और ये कह रहा है जब ये 8 बिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाइट के। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाइट के। और ये कह रहा है कि ये 1 बाइट है, इसी प्रकार अगर ये 1024 बाइट बन जाता है यानी 1024 बाइट होते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 1 KB। KB का मतलब किलो बाइट के। और इसके प्रकार से ये कह रहा है कि जब 1 किलो बाइट है तो 1024 किलो बाइट अगर होते हैं यानी 1024 यानी 1024 KB होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 MB के। इसी प्रकार ये कह रहा है कि 1024 MB है तो फिर ये 1 GB के बराबर हो जाएगा यानी गीगाबाइट। ठीक है, और इसी प्रकार से 1024 GB हो गया तो फिर ये 1024 GB है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 TB के, यानी TB का मतलब टेराबाइट। ठीक है, और उसी प्रकार से ये 1024 TB यानी 1024 TB है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 PB के बराबर, जिसे हम कहते हैं पेटाबाइट। ठीक है, तो आप देखो इधर ध्यान दो। इसी प्रकार से ये कंप्यूटर की मेमोरी यानी इकाइयाँ चलती है, यानी एक अक्षर है तो उसकी जो साइज है वो 1 बिट होगी। ठीक है, इसके प्रकार 4 बिट है तो 1 निबल, 8 बिट है तो 1 बाइट, और 1024 यानी 1024 बाइट है तो फिर कितने हो जाएंगे, 1 किलो बाइट। ठीक है, फिर उसके बाद 1024 KB है तो फिर वो 1 मेगाबाइट हो जाएगा, और जो 1024 MB है वो 1 गीगाबाइट हो जाएगा, और 1024 GB है तो फिर वो 1 TB यानी टेराबाइट हो जाएगा, और फिर 1024 TB है तो वो 1 पेटाबाइट हो जाएगा। ठीक है, अब पेटाबाइट के बाद जो अगला है वो ये कि 1024 PB है तो वो क्या हो जाएगा, एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट, और 1024 एक्साबाइट है वो किस में हो जाएगा, जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट है वो हो जाएगा योट बाइट में। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्यूटर की इकाइयाँ हैं, और सबसे अगर बड़ी इकाई बात करें तो फिर ये बड़ी इकाई है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसमें तो देखो, एक कंप्यूटर सिस्टम यूजर बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। द बाइनरी डिजिट 0 and 1 which are the basic unit of memory are called bits।
अब आपको पता है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी समझता है, बाइनरी। इसलिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करते हैं अपन या प्रोसेसर करने के लिए अपन किस चीज़ का उपयोग करेंगे, बाइनरी नंबर का। और बाइनरी नंबर होते हैं वो कौन से, 0 और 1, 0 और 1 बाइनरी नंबर है। और इसी को अपन कहते हैं मेमोरी की मूल इकाई जो बिट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो यानी एक कंप्यूटर सिस्टम डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करता है। किसका नंबर का उपयोग करता है, बाइनरी नंबर का। और बाइनरी अंक 0 और 1 जो कि मेमोरी की मूल इकाइयाँ हैं, बिट्स कहलाती हैं। जो किसकी मेमोरी की मूल इकाइयाँ होती है उनको अपन बिट्स कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। और टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो 2 टाइप की होती है, जिसका नाम है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये तो मेन मेमोरी है, ये दोनों मुख्य है। ठीक है, तो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। ठीक है, ये टाइप हो गए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, अपने मेमोरी के प्रकार। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी वैसे तो देखो तो 2 टाइप की होती है अपने पास, एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। ठीक है, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये अपन आगे पढ़ लेंगे, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी इज एन इंसलाइन component of a computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing. So the CPU interact directly with the primary memory to perform read or write operation. यानी प्राथमिक मेमोरी का उपयोग अपन किस लिए करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी की आवश्यकता होती है और वो अपनी प्राथमिक मेमोरी है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्रोग्राम को और डाटा को लोड करने के लिए, कब, प्रोसेस से पहले लोड करने के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे। और सीपीयू है वो सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ सीधे पढ़ने व लिखने के लिए काम लेता है। किसको, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी को उपयोग किस लिए करते हैं कि इसका जो आवश्यक जो एक युग है, उपयोग है इसका, इसलिए करते हैं कि जब अपने पास जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करना या किसी डाटा को स्टोर करना है, तो इसलिए उन डाटा को प्रोसेस करने से पहले प्राथमिक मेमोरी क्या करेगा, उन डाटा को अपने पास रखेगा। ठीक है, यानी संग्रहण कर लेगा। तो देखो प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक आवश्यक घटक है। प्रोडक्शन से पहले प्राथमिक मेमोरी में लोड प्रोग्राम और डेटा सीपीयू सीधे प्राथमिक स्मृति के साथ सीधे पढ़ने या लिखने के लिए बातचीत करता है। ठीक है, यानी एक प्रकार का ये का घटक है, आवश्यक घटक है, जिसका मतलब किस लिए उपयोग करते हैं कि जो प्रोग्राम में डाटा है या जो निर्देश हैं, उन डाटा और निर्देशों को क्या करेंगे, प्रोसेस करने से पहले ही उसमें लोड कर देगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक तो है रैम और एक है रोम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। यहाँ लिखा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, यानी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप इसका साथ साथ में स्क्रीनशॉट खींचते रहना, बस समझना आपको है, लिखना बाद में, अभी तो फिलहाल आप समझो सिर्फ। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी थी ये हमारे पास कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। ठीक है, जिनका नाम है एक तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक का नाम है रोम, जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हो गया रैंडम और रैम। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इनका विस्तार से डिटेल देखो। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो यह लिखा हुआ है रैम और ये है रोम। तो आप देखो हिंदी और इंग्लिश साथ में चलते हैं अपन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और रोम को कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी ये अस्थिर मेमोरी और ये स्थिर मेमोरी, या फिर उसको आप कह सकते हैं गैर अस्थिर मेमोरी। ठीक है, फिर ये कहता है कि इट इज रीड एंड राइट मेमोरी और ये कह रहा है इट इज ए रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें क्या करता है, यूजर द्वारा सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है, और इसमें ये कह रहा है इसमें यूजर द्वारा सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। किसमें, रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर सिर्फ केवल सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, और रैम के अंदर पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जा सकता है, यानी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है इट लॉसेज द डाटा स्टोर्ड इन इट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यानी जैसे ही अपन लाइट जाएंगे तो इसके अंदर जो डाटा संग्रहित है वो क्या कर देंगे, खो देगी। क्यों खोएगी, क्योंकि ये कैसी मेमोरी है,
अस्थिर मेमोरी, अस्थायी कह सकते हैं आप, अस्थिर की जगह। और इसमें क्या होता है कि द डाटा इनसाइड इट रिटर्न्स इवन इफ द पावर ऑफ द सीपीयू इज स्विच्ड ऑफ। यानी अगर लाइट भी जाएंगी, अगर जैसे आपके कंप्यूटर यूज करते हो और यूज करते करते अगर लाइट चली गई तो भी इसमें से डाटा आपके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये डाटा संग्रहित रहते हैं। और संग्रहित रहने का सबसे बड़ा कारण है कि ये कैसी गैर अस्थिर मेमोरी या फिर उसको स्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब इट इज ए टेम्पररी स्टोरेज और इट इज ए परमानेंट स्टोरेज, यानी अस्थायी से स्टोर कर सकते हो और इसमें आप स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हो। और ये कह रहा इट कैन होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कंपेयर टू रोम, यानी ये अस्थायी है और ये स्थायी भंडारण है। और ये कह रहा है कि ये रोम की तुलना में बड़ी मात्रा में डाटा को रख सकता है। कौन? रैम। किसकी तुलना में? रोम की तुलना में रैम है वो बड़ी मात्रा में डाटा को रखता। और ये कह रहा है ये केवल डाटा की थोड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है। रैम तो क्या बड़ी मात्रा में स्टोर करता है और ये थोड़ी मात्रा में। अब आप इसका डिफरेंस समझ गए कि ये वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल। इसमें रीड और राइट दोनों है, इसमें सिर्फ रीड है। इसके अंदर जब भी लाइट जाएगी तो इसका मतलब आपके डाटा क्या हट जाएंगे, और इसमें लाइट जाएगी तो भी आपके डाटा स्टोर रहेंगे। ये कैसी है? टेम्पररी है। और ये परमानेंट स्टोरेज है। इसमें आप जो भी स्टोर करोगे वो टेम्पररी स्टोर होंगे, ये परमानेंट होंगे। ये क्या कर रहा है कि रोम की तुलना में अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर रहा है और ये कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर रहा है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी है? स्थायी मेमोरी है। यानी अगर भविष्य फ्यूचर में भी आपका कभी किसी डाटा से संबंधित या किसी फाइल या किसी प्रोग्राम की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आप स्टोर कर दीजिए। और जैसे आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करेंगे तो वो आपके जो डाटा है वो आगे भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। देखो बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज इधर volatile RAM or read only ROM. This a computer system need auxiliary or secondary memory to permanent store the data or instruction for future use. The secondary memory is non-volatile and has large storage capacity than primary memory. यानी ये कहता है कि प्राथमिक मेमोरी में जो प्राइमरी मेमोरी थी उसमें क्या होता है? सीमित भंडारण क्षमता होती है। यानी इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है? सीमित होती है। और उसी कैपेसिटी में जब सीमित होती थी ये कहलाती है अस्थिर होती है और ये केवल पढ़ी जाती है। इस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम को भविष्य में के उपयोग के लिए डेटा या निर्देश को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए, ठीक है, यानी अपन जैसे भी भविष्य में आगे अगर जैसे किसी फाइल की रिक्वायरमेंट है उसको अगर हमें सुरक्षित तौर पे सेव रखना है तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? माध्यमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है और द्वितीयक मेमोरी यानी जो अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी उसकी आवश्यकता होती है। और उसमें प्राथमिक की तुलना में बड़ी भंडारण क्षमता होती है। ठीक है नहीं? तो आप ये समझ गए कि प्राथमिक मेमोरी में क्या होती है? एक सीमित क्षमता होती है और सेकेंडरी में क्या होती है कि जितना आप स्टोर कर सकते हो उन डाटा को आप स्टोर कर सकते हो। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी है जिसका आगे भविष्य में भी अगर इसका उपयोग करना है तो आप उसको आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी होगी। अब इसका जो अगला है वो है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी में ये कह रहा है कि रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसीजर। रैम से फास्ट है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट कौन है? रैम है। लेकिन ये कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं है। तो सो बिकॉज ऑफ रैम ए सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। तो ये क्या करता है कि सीपीयू को स्लो डाउन करता है, इसलिए रैम की वजह से सीपीयू क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू तो ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नाउन एज ए कैश। यानी जब सीपीयू की प्रोसेसर को कम करता है, कौन करता है? रैम करता है कम। और जैसे ही इस प्रोसेसर को कम करता है तो प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए या सीपीयू की प्रोसेसर की गति को बढ़ाने के लिए अपने प्राथमिक मेमोरी में कैश के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जो एक बहुत ही उच्च गति वाली मेमोरी होती है। और उस गति वाली मेमोरी में फिर क्या होता है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की जो क्षमता होती है वो तेज गति से कार्य करती है। तो आप इसमें देख सकते हो कि रैम सेकेंडरी स्टोरेज से तेज है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर की तरह तेज नहीं है।
इसलिए रैम की वजह से सीपीयू को स्लो डाउन होना पड़ता है। किसकी वजह से? रैम की वजह से सीपीयू स्लो डाउन होता है। और फिर क्या करता है कि जब सीपीयू के संचालन की गति को देने के लिए सीपीयू और प्राथमिक मेमोरी, जिसे कैश के रूप में जाना जाता है, के बीच एक बहुत ही उच्च गति मेमोरी रखी जाती है। यानी इसमें अपन रैम के अंदर इसी चीज़ का उपयोग करते हैं कि रैम की वजह से कंप्यूटर का प्रोसेसर धीरे हो जाता है, और उस प्रोसेसर को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे कि उनके बीच एक मेमोरी रखेंगे। उस मेमोरी का नाम कैश मेमोरी है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। जो जो मैंने आपको पढ़ाया उनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, और फिर उसके बाद आप आराम से लिखना। पहले जब जो जो पढ़ा है उसको समझना, और फिर उसके बाद आप उसको आराम से आसान से लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।